everyone, today we will discuss a very important topic of class 9th, gravitation. As you know, we have studied about motion of the object, speed, velocity and acceleration and force. And we have also discussed Newton's first law of motion. A force is needed to change the state or motion of an object. But in our day life, you observe, यदि हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो वो वापस अर्थ पर जरूर लौट कर आता है, चाहे हमारा हैवी ऑब्जेक्ट हो और चाहे हमारा लाइटर ऑब्जेक्ट हो। यदि हम थ्रो करते हैं तो वो अर्थ पर वापस लौट कर जरूर आता है। और आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, बट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट अलाउ एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अनलेस देयर इज अ नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इट मीन्स यदि वहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, हमारी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो सकती। ये हमको न्यूटन ने बताया है। इट मीन्स इन सभी ऑब्जेक्ट पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, हमें उस फोर्स के बारे में डिस्कस करना है। इस फोर्स को न्यूटन ने ग्रैस्प किया और इसको नाम दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने बताया कि ड्यू टू ग्रेविटी ऑल द ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल न्यूटन ने ही हमें ग्रेविटेशन के बारे में बताया है, इसके पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। तो आज से कई सौ साल पहले होता क्या था कि जो चर्च के पादरी होते थे और जो फिलोसफर होते थे उनकी ज़्यादा चलती थी, और वो ये मानते थे कि अर्थ इज स्टेशनरी एंड द सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। और वो मानते थे कि हमारा सन अर्थ के अराउंड मूव करता है और हमारी अर्थ स्टेशनरी है। उसी टाइम पर गैलीलियो भी थे जो एक कॉलेज में प्रोफेसर थे, और उन्होंने ही सबसे पहले मोशन को डिफाइन किया था, और लॉ ऑफ इनर्शिया सबसे पहले गैलीलियो ने ही दिया था। और लोग बाग उनकी बातों को काफ़ी मानते भी थे, उनकी काफ़ी रेस्पेक्ट भी करते थे। वो भी ये स्टडी कर रहे थे कि अर्थ मूव करती है या फिर सन मूव करता है। और उसी टाइम पर इंडिया के साइंटिस्ट आर्यभट्ट, सबसे पहले उन्होंने बताया था कि हमारी अर्थ मूव करती है अराउंड द सन। क्योंकि उस समय टेलीफोन, मैसेज इसकी सुविधा नहीं थी, इसलिए वो अपनी बात का प्रचार नहीं कर पाए, वो अपनी बात तक सबको नहीं बता पाए। और जिस टाइम पर आर्यभट्ट ने खोज की, उसी टाइम पर वेस्टर्न कंट्रीज में भी इस पर स्टडी चल रहा था। और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कोपरनिकस। कोपरनिकस ने ये स्टडी किया अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, और उन्होंने ये बात गैलीलियो को बताई। गैलीलियो को ये बात काफ़ी अच्छी लगी, उनको इस बात में काफ़ी दम लगा। उन्होंने उसका प्रचार करना शुरू कर दिया कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। लेकिन ये बात जो पहले के फिलोसफर थे, जो चर्च के पादरी थे, उनको ये बात पसंद नहीं आई, और क्योंकि उनकी ज़्यादा चलती थी, उन्होंने गैलीलियो को जेल में डाल दिया। अब गैलीलियो को जब जेल में डाल दिया, उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया, उनको खाने को नहीं दिया गया, उनको पीटा गया, मारा गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको ये कहना पड़ेगा कि अर्थ इज नॉट मूविंग अराउंड द सन, सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा अगर यहाँ से बचना है तो मुझे कहना ही पड़ेगा एक बार सबके सामने। तो फिर एक सभा बुलाई गई, वहाँ पे सब जनता भी आई, ठीक है। तो उनसे कहा गया कि आप जनता के सामने बोलिए कि सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ, अर्थ इज नॉट मूविंग अराउंड द सन। तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बोल दिया यस, सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। लेकिन जब वो वहाँ से निकले तो वहाँ पर एक बात कह के गए, और वो बात बहुत ज़्यादा फेमस थी। जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने ये बात कही कि घूमती तो अर्थ ही है, अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, और इतना कहकर वो वहाँ से चले गए। उसके बाद धीरे धीरे स्टडी हुई और ये सबको मानना पड़ा कि अर्थ ही हमारी मूव करती है अराउंड द सन। लेकिन जो पादरी थे उनके भी कुछ फैक्ट थे कि यदि अर्थ मूव करती है अराउंड द सन तो उस कंडीशन में अर्थ की ग्रेविटी चेंज हो जाती है। उनके भी अपने फैक्ट थे। तो जब तक ये स्टडी नहीं हुआ था कि अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन, तब तक यही कंसिडर किया जाता था कि सन इज मूविंग अराउंड द अर्थ। उसके बाद एक साइंटिस्ट आए, टाइको ब्राहे। उन्होंने सारे प्लैनेट को स्टडी किया बाय द टेलीस्कोप, और उन्होंने सबको एक लिखना शुरू किया। और ऐसा कहते हैं कि उनका पूरा रूम डायरी से भर गया था जिसमें उन्होंने अपनी स्टडी लिखी थी। लेकिन वो अपनी बात भी सबको नहीं बता पाए क्योंकि उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। उसके बाद कैपलर आए, जॉनसन कैपलर, और उनको टाइको ब्राहे की कहीं से डायरी मिल गई। उन्होंने उसको स्टडी किया और उन्होंने अपने 3 लॉ दिए, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया
एंड लॉ ऑफ टाइम पीरियड, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। और सबसे एंड में आते हैं फिर न्यूटन। जैसे कि आपको स्टोरी पता है कि वन डे न्यूटन वाज सिटिंग अंडर अ ट्री एंड द एप्पल वाज फॉल डाउन टुवर्ड द अर्थ। और न्यूटन ने ये ऑब्जर्व किया कि एप्पल इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। तो वहाँ से उन्होंने अपना स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जॉनसन कैपलर लॉ पढ़े, टाइको ब्राहे की स्टडी पढ़ी, गैलीलियो की स्टडी पढ़ी, कोपरनिकस की स्टडी पढ़ी, और तब जाके उन्होंने ग्रेविटेशन का फॉर्मूला बताया। और उससे पहले उन्होंने ये भी बताया कि यदि सेब हमारा अट्रैक्टेड होता है बाय द अर्थ, इट मीन्स मून इज आल्सो अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। और उन्होंने बाद में ये कंक्लूजन निकाला कि अर्थ का जो ऑर्बिट है उसके एवरी पॉइंट पर मून इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मून इज नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, इट इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ, राइट, एंड दिस इज अ मून, राइट। तो आप देख सकते हैं कि इस ऑर्बिट के एवरी पॉइंट पर मून इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट इज नॉट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, it is attracted by the earth due to gravitational force. And we also say this is centripetal force because this force acts along a center, so this is known as centripetal force, right? अब क्वेश्चन ये उठता है कि यदि मून टुवर्ड द सेंटर अट्रैक्ट होता है तो वो अर्थ पर आकर क्यों नहीं गिर जाता, वो हमारा उसके ऑर्बिट में क्यों घूमता रहता है। अब किसी ने क्वेश्चन कर दिया तो न्यूटन ने कहा इसका भी आंसर है। आप एक काम करिए, आप एक थ्रेड लीजिए और एक स्टोन लीजिए और स्टोन को थ्रेड के साथ टाई अप कर दीजिए, ठीक है, और थ्रेड के दूसरे एंड को अपने हैंड में होल्ड करिए और उसको रिवॉल्व करना स्टार्ट करिए, घुमाना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब हमारा स्टोन मूव करता है सर्कुलर पाथ, ठीक है, जब हमारा स्टोन मूव करेगा सर्कुलर पाथ तो हमारे हैंड में एक फोर्स अप्लाई होता है। वाई, ऐसा क्यों होता है? आप देखिए, यदि हम मून की बात करें और स्टोन की बात करें, आप देख सकते हैं यदि मून की डायरेक्शन चेंज होती है इट मीन्स वहां पर वेलोसिटी है, और यदि वेलोसिटी चेंज होती है इट मीन्स वहां पर एक्सेलेरेशन है, और यदि वहां पर एक्सेलेरेशन है इट मीन्स वहां पर फोर्स भी अवेलेबल है। स्टोन के केस में भी डायरेक्शन चेंज होती है, वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलेरेशन होता है, और एक्सेलेरेशन तभी आता है जब वहां पर फोर्स एक्ट करता है। इट मीन्स फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड द सेंटर, राइट, एंड दिस फोर्स इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स। सेंट्रिपिटल मीन्स टुवर्ड द सेंटर। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब तक सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पर तब तक ही वो उस ऑर्बिट में, उस सर्कुलर पाथ में मूव कर सकता है। नाउ रिलीज द थ्रेड। अब आप थ्रेड को रिलीज कर दीजिए, राइट, यू विल सी द सेंट्रिपिटल फोर्स विल एब्सेंट एंड यू विल सी द स्टोन फ्लाइंग इन द स्ट्रेट लाइन। जिस डायरेक्शन में हमारा स्टोन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा। अंडरस्टूड? सपोज यहाँ पर हमारी थ्रेड ब्रेक होती है तो स्टोन इसी डायरेक्शन में सीधा निकल जाएगा। इट मीन्स अलोंग टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ। टेंजेंट का मीनिंग होता है अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज कॉल्ड द टेंजेंट, राइट। अ स्ट्रेट लाइन दैट मीट द सर्कल एट वन एंड ओनली वन पॉइंट इज नोन एज टेंजेंट, राइट। तो यदि हम यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करें तो स्टोन का टेंजेंट इस डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में आएगा और इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। यदि थ्रेड यहाँ पर ब्रेक होती है तो स्टोन सीधा निकल जाएगा, यदि यहाँ पर थ्रेड ब्रेक होती है तो स्टोन इस डायरेक्शन में निकल जाएगा, अंडरस्टैंड। और यदि यहाँ पर थ्रेड ब्रेक होती है तो स्टोन इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये सारी स्टडी करने के बाद न्यूटन ने अपना लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और गैलीलियो ने तो केवल ये बताया था कि एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय द अर्थ ड्यू टू मास। उन्होंने ये बताया था कि यदि किसी बॉडी के पास मास है तो वो बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, लेकिन न्यूटन ने इससे आगे बढ़ के एक लॉ दिया। और आप लोग कॉन्फिडेंस देखिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि ये वाला फोर्स केवल अर्थ और मून के बीच में लगता है, अर्थ और एप्पल के बीच में लगता है, सन और अर्थ के बीच में लगता है। उन्होंने कहा ये फोर्स पूरे यूनिवर्स में किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगता है। उन्होंने बाद में लॉ दिया एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their center।
कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर। तो हमारे मास हो गए m1 एंड m2, राइट, और इनके बीच में डिस्टेंस है r। लेट f बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है, न्यूटन ने कहा कि यदि अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है तो मून भी अर्थ को अट्रैक्ट करती है। ये एक फोर्स नहीं है जो बॉडी पर अप्लाई होता है, दोनों बॉडी एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करती हैं। आप देख सकते हैं m1 m2 पर फोर्स अप्लाई करती है और m2 m1 पर फोर्स अप्लाई करती है, लेकिन ये दोनों फोर्स हमारे सेम होते हैं। लेट f बी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस टू ऑब्जेक्ट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, f directly proportional to m1 m2 and f inversely proportional to r square. So combining these two equation, so f proportional m1 m2 divided by r square। और जब भी कहीं proportional का साइन आता है तो वहां पर आपको एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। So f इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आएगा वो g आएगा, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इट मीन्स थ्रू आउट द यूनिवर्स g की वैल्यू सेम रहेगी, g हमारा चेंज नहीं होगा। ना तो ये डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ना ये मास पर डिपेंड करता है, और ना ही किन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच के मीडियम पर डिपेंड करता है। मीडियम मीन्स जस्ट लाइक अ एयर, वाटर। और आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, इफ मास इंक्रीज देन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन आल्सो इंक्रीज। इफ वी डबल द डिस्टेंस द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4। तो आप देख सकते हैं सपोज f इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, राइट। नाउ वी डबल द डिस्टेंस, सो 1 अपॉन 2r का होल स्क्वायर। इट मीन्स f1 इक्वल टू 4r का स्क्वायर, राइट। तो व्हाट इज 1 अपॉन r स्क्वायर? f के इक्वल है, इट मीन्स 1 अपॉन 4f। इट मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 1/4 व्हेन वी डबल द डिस्टेंस। बट इफ वी हाफ द डिस्टेंस, f इक्वल टू 1 अपॉन r स्क्वायर, राइट। तो इन द सेकंड केस, सो f1 इक्वल टू 1 अपॉन, अब हमने कर दिया हाफ r/2 का होल स्क्वायर। सो f1 इक्वल टू 4 अपॉन r स्क्वायर, राइट। और हम इसको स्टेप से भी लिख सकते हैं 4 इंटू 1 अपॉन r स्क्वायर। सो 1 अपॉन r स्क्वायर किसके इक्वल है? f के। इट मीन्स 4f। सो वी कैन से द ग्रेविटेशनल फोर्स बिकम्स 4 टाइम्स व्हेन वी हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। तो आइए अब बात करते हैं यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो जैसे कि आप जानते हैं f इक्वल टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर। सो g इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर डिवाइड बाय m1 m2, राइट। ये हमारा पार्ट इस साइड चला जाएगा और m1 m2 नीचे आ जाएगा। सो टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? न्यूटन। व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय व्हाट इज द यूनिट ऑफ मास? किलोग्राम। सो किलोग्राम किलोग्राम, सो वी कैन से किलोग्राम स्क्वायर, राइट। सो न्यूटन मीटर टू, और ये चला जाएगा आपका न्यूमरेटर में तो हो जाएगा नेगेटिव। सो दिस इज द यूनिट, राइट। इफ m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू 1 किलोग्राम, यदि हम टू बॉडीज लेते हैं 1 किलोग्राम मास की और उसको 1 मीटर की डिस्टेंस पर रख देते हैं, राइट। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा बेटा? g इक्वल टू f इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 इंटू 1 इंटू 1 इक्वल टू f। इट मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप देख सकते हैं द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस, क्योंकि हमने मास कितना कंसीडर किया है? 1 किलोग्राम। व्हेन दे आर केप्ट एट ए यूनिट डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस है? 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इट मीन्स यदि हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इस टाइप से कर सकते हैं कि यदि हम मास ले 1 किलोग्राम और डिस्टेंस ले 1 मीटर, तो जितना भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा वही हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। और इसकी वैल्यू सबसे पहले हेनरी कैवेंडिश ने मेजर की थी और उन्होंने वैल्यू बताई थी 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। तो आइए अब देखते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की हमको कहाँ कहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कीप द अर्थ इन मोशन अराउंड द सन, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द सन एंड द अर्थ, वो बाउंड करके रखता है अर्थ को कि वो मोशन करे अराउंड द सन। मेक्स द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, इट मीन्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून। वी स्टे ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, हम अर्थ पर इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड अस। होल्ड द एटमॉस्फेयर अबव द अर्थ,
जो हमको एटमॉस्फेयर दिखाई देता है ये भी सब ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है। रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल, स्नोफॉल एंड फॉर फ्लो ऑफ वाटर इन द रिवर्स। आप देखते हैं कि रेनफॉल होता है, स्नोफॉल होता है, बर्फ गिरती है, और आप ये भी देखते हैं कि रिवर में वाटर हमारा फ्लो करता है, तो इन सब का रीजन भी ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। टाइड्स इन द ओशियन, आप देखते हैं कि महासागर में कभी कभी टाइड्स आती हैं। इट मीन्स हमारा वाटर कभी राइज होता है और कभी फॉल होता है। इट इज ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द मून एंड द सन ऑन द वाटर। आप देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम भेजते हैं तो वो भी अराउंड द अर्थ इसलिए मूव करती हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल है। रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ सोलर सिस्टम, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स अवेलेबल है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर क्या हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है? तो आंसर है यस। लेकिन अब आप कहेंगे सर यदि ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बीच में एक्ट करता है तो हमको ये दिखता क्यों नहीं है और हमको ऐसा फील क्यों नहीं होता है? तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू पर्सन सिटिंग नियर ईच अदर, राइट। तो सबसे पहले मास कंसिडर करते हैं पर्सन का। लेट m1 इक्वल टू 50 किलोग्राम, m2 इक्वल टू 45 किलोग्राम एंड डिस्टेंस 1 मीटर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू पुट अप कर दी हमने 6.67 10 to -11, m1 50, m2 45 एंड r1, राइट। इस सब को सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा 1.5 10 to -7 न्यूटन। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा आंसर आया है वो 10 to -7 की टर्म्स में आया है। इट मीन्स फोर्स बहुत ज़्यादा कम है, तो इसलिए हम फोर्स को नेग्लिजिबल कर देते हैं और इसलिए हमें फोर्स फील नहीं होता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पर्सन डज नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर एंड नॉट कोलाइड, और वो कोलाइड नहीं करेंगे क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन यदि हम एक हैवी ऑब्जेक्ट की बात करें और एक स्मॉलर ऑब्जेक्ट की बात करें तब क्या होगा? तो आइए देखते हैं। बिटवीन अ पर्सन एंड द अर्थ, तो सपोज दिस इज द अर्थ एंड द पर्सन इज हियर। Let mass of the person 50 kilogram and mass of the earth 6 multiply 10 to the 24 kilogram. And what is the distance between the earth and the person? तो आप देख सकते हैं कि जो रेडियस होगी अर्थ की वही हमारी डिस्टेंस होगी बिटवीन द अर्थ एंड द पर्सन, बिकॉज द पर्सन स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो आप देख सकते हैं F इक्वल, यदि आप इसको सोल्व करते हैं तो आंसर आएगा 488.52 न्यूटन। और अगर आप इससे कंपैरिजन करें तो this force is very large. It means if a person is free to fall toward the earth, he will be able to move by this large force toward the earth. Understood? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आया होगा कि सर अभी आपने बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों बॉडीज के बीच में लगता है और दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, तो यदि पर्सन टुवर्ड द अर्थ हमारा अट्रैक्ट होता है इट मीन्स अर्थ भी अट्रैक्ट होनी चाहिए टुवर्ड द पर्सन। लेकिन सर अर्थ तो पर्सन की तरफ कभी अट्रैक्ट नहीं होती है। तो आइए इसका आंसर भी देख लेते हैं कि इफ अ पर्सन मूव्स टुवर्ड द अर्थ विद अ फोर्स ऑफ 488.52 न्यूटन देन व्हाई द अर्थ डज नॉट मूव टुवर्ड द पर्सन। तो इसके लिए आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना पड़ता है। सो एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास ऑफ द पर्सन, क्योंकि ए का फॉर्मूला होता है F अपॉन m। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू पुट अप करी हमने 488.52 अपॉन मास ऑफ द पर्सन 50, आंसर आ गया 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यदि हम बात करें एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो सेम है, डिवाइड बाय मास ऑफ अर्थ, आंसर आएगा 8.14 मल्टीप्लाई 10 to -23 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ द पर्सन इज वेरी लार्ज कंपेयर टू द एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ। सो वी कैन से अ पर्सन अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ इज नॉट मूविंग टुवर्ड द पर्सन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन पर। किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में यदि ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल होता है उसका मतलब ये नहीं है कि उसके बीच में एक्सेलरेशन भी इक्वल होगा। एक्सेलरेशन हमारा डिफरेंट होता है ड्यू टू डिफरेंट मासेस। तो आइए अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हैवी ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक मून एंड द अर्थ। मास ऑफ द मून m1 7.4 मल्टीप्लाई 10 to the 22 किलोग्राम, मास ऑफ द अर्थ 6 into 10 to the 24 किलोग्राम, डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द मून आर इक्वल टू 3.84 10 to the 8 मीटर। You know the formula F equal to G m1 m2 by r square. Put the values. जब आप इस पूरे को सोल्व आउट करते हैं तो आंसर आएगा 2.01 10 to the 20 न्यूटन, राइट। और यदि हम बात करें बिटवीन द सन एंड द अर्थ तो मास ऑफ द सन गिवन है 2 into 10 to the 30 किलोग्राम, मास ऑफ द अर्थ हमने आपको बता ही दिया है 6 into 10 to the 24,
और जो डिस्टेंस होती है सन और अर्थ के बीच में दैट इज 1.5 10⁻11 मीटर। नाउ अप्लाई द फॉर्मूला G m1m2/r², पुट द वैल्यूज एंड यू फाइंड द आंसर 3.6 10⁻22 न्यूटन। और आप ये देख सकते हैं कि दोनों जो हमारे फोर्स आए हैं दीज फोर्सेज आर वेरी वेरी लार्ज। इट मीन्स अर्थ अट्रैक्ट द मून एंड अर्थ अट्रैक्ट द सन with a very large force. So we can say if gravitational force act between two small objects then the gravitational force is small. If gravitational force act between small object and heavy object then gravitational force is large. But if gravitational force act between two heavy objects then gravitational force is very very large. Understood? तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि दो पर्सन की बात हम करते हैं तो उसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यदि अर्थ और पर्सन के बीच की बात करें तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो ये आपको ध्यान रखना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रेविटेशन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन एंड सम अदर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेविटेशन।